तब तक काम नहीं किया। तो अभियान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम गंभीर चर्चा। और जब तक जन समुदाय का इसमें सहयोग सहभाग नहीं होता तब तक जो है हिंदी को मैं समझता हूँ कि हम जिस बल से इसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं तब तक नहीं होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप सबसे विनती करना चाहूँगा कि इसको जो है आप जरूर गंभीरता से करते। मैं कौशल आवास की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, विशेषकर विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग इकट्ठा काम करने के लिए तैयार है। तो आज जो हमारा नाटक है वो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, अंधों का हाथी, और प्रसिद्ध शरद जोशी जी का नाटक है, हम सभी जानते हैं। मैं हूँ इस नाटक का सूत्रधार और ये है मेरी सहायिका ईशा। क्या यही मंच है भाई? इतना खालीपन, इतना सुनसान और कहाँ हो सकता है? अंधे हम हैं अंधे, ढूंढ रहे अपना हाथी, एक स्वार्थ के हम साथी। अंधे हम हैं अंधे, हाथों में हाथ डालकर, पैरों से पैर मिलाकर, पेट से पेट टकराकर, सिर से सिर टकराकर, एक समस्या की तलाश में जुड़े हुए हैं कंधे। अंधे हम हैं अंधे, देख रही है सारी दुनिया, बाबू बीबी मुन्ना मुनिया, हल्दी मिर्ची जीरा धनिया, नेता अफसर बामन बनिया, ऊपर से सब चिकने चुपड़े, अंदर काले धंधे। अंधे हम हैं अंधे। आप लोग शांत रहिए। ये सही है कि हम लोगों में आपसी में जरूरी बातों पर मतभेद है। हम ख्यालात रखते हैं अलग अलग, पर इसके बावजूद भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी समस्या है। और हमारी समस्या क्या है? हाथी! हमारी समस्या हाथी! हमारी समस्या हाथी! बैठो। एक मैडम बोल रही है। ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप अपने समस्या का नाम जानते हैं, और सबसे बड़ी जागरूकता की पहचान है कि हम अपनी समस्या से परिचित हैं। हमें सूत्रधार जी ने बताया। सूत्रधार जी को उनकी संस्था के सदस्यों ने बताया, उनकी संसद की सदस्यों को उनकी पत्नियों ने बताया, उनकी पत्नियों को उनकी पड़ोसियों ने। ठीक है। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप में जज्बा है समस्या को समझने का और उसको पर विजय पाने का। हमने एक आयोग की स्थापना की है जो कि इस विषय पर विचार विमर्श करेगा और एक प्रतिवेदन पेश करेगा कि समस्या हाथी है। हाथी दो अक्षर का है, आ और वी। भारत में हाथी की स्थिति समझाने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल यूरोप गया था। आज शाम को क्या कर रही हो? बॉस ने रुकने को कहा है, कुछ लोगों ने लेकर टाइप कर है। क्या बोला तुमने? भारत में हाथी की स्थिति को समझाने के लिए जो मंडल यूरोप गया था, आगे बढ़ो। ये सब हमेशा भली मारता है। हाँ ठीक है, लिखो। जो प्रतिनिधि मंडल यूरोप गया था उसके अनुमान के अनुसार हाथी के संभवतः 4 पैर होते। क्या? हाथी के 4 पैर नहीं होते। हाथी के 4 पैर नहीं होते। एक ही पैर को 4 बार गिनकर इन लोगों ने समस्या को चौगुना कर दिया गया। आजू की बाजू की आजू, सुन है कि तुम है कि सुन तेरी। हाथी हाथी। अरे हाँ, हमारा नाम होना चाहिए हाथी। हटाओ, चल रही है सारे
उसके बाद सुप्रसिद्ध लेखक कवि और इस नाटक के रचयिता शरद जी, जिन्होंने इतना खूबसूरत व्यंग और वो भी इतने बेबाक अंदाज में लिखा जो कि और कम लिख पाते तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शरद जी की प्रतिभावान सुपुत्री नेहा शरद जी, जिनका कि हमने संदेश में सुनाया। इंडियन कॉन्सुलेट में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के अवसर पर आज जो उद्घाटन सत्र हुआ उसमें शरद जोशी जी का लिखा अंधों का हाथी नाटक का मंचन भी हुआ। बहुत उत्साह, उमंगे और एक आशा कि हिंदी भाषा का और अधिक विस्तार प्रसार होगा। आप आज के दिन विशेष रूप से क्या अनुभव कर रहे हैं न्यूयॉर्क में? मैं समझता हूं कि हम सब लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की और आनंद का क्षण है ये कि हम यहाँ पर हिंदी को मना रहे हैं। एक तरह से हिंदी को विश्व स्तर में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से और भारत के अलग अलग राज्यों से, अमेरिका के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पधारे हैं। हिंदी का अभ्यासक है, विशेषज्ञ है, जानकार है, शिक्षाविद है। और आज आपने एक अच्छा सा नाटक भी यहाँ देख लिया हिंदी में, अंधों का हाथी। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है ये। हम चाहते हैं कि हिंदी का अभियान बने, गांव-गांव में, घर-घर में, शहर-शहर में, देश-देश में हिंदी जाए और बोलचाले की भाषा हो जाए, ना सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया में। और उस दिशा में एक छोटा सा कदम है। इस आयोजन समिति का संयोजक होने के नाते पिछले 2-3 महीने से हम लोग जो कार्य कर रहे थे उसका आज ये फल है। बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है, तो ये देख के बहुत ही मन प्रसन्न हो रहा है। हमारे जो विद्वान इस सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं उनमें बहुत ही उत्साह है और उन सब का उत्साह देखते हुए हम सब लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करते हैं कि अगले 2 दिनों में जो सम्मेलन की कार्यवाही होगी वो बहुत ही फलदायक होगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्रमाणित करने वाली उपस्थिति है फिलिप लटकनडॉर्फ की। फिलिप जी अभी आए हैं आयोवा से, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से, जहां आप डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के साथ संबंधित हैं। प्रोफेसर हैं हिंदी और मॉडर्न इंडियन स्टडीज के। तो इतिहास है आपका और हिंदी भाषा के संबंध का। बताएं कैसे आपकी दिलचस्पी हिंदी भाषा की तरफ बढ़ी? वैसे वो तो थोड़ा लंबा थोड़ा रामायण ही है मेरे बारे में, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 42-43 वर्ष पहले मैं पहली बार भारत गया था, पहली यात्रा थी और तब से मेरी रुचि बहुत बढ़ गई भारत में, भारतीय संस्कृति में, साहित्य, इतिहास में। धीरे धीरे से मैंने PhD उपाधि करके और मैं प्रोफेसर बना प्रभु की कृपा से। ये जो प्रभु की कृपा शब्द की अभिव्यक्ति आपके द्वारा हुई और मैं फिर से आपका नाम दे रहा हूँ, फिलिप लटकनडॉर्फ। फिलिप जी, तो ऐसा मैंने सुना कि आपने हनुमान जी के बारे में भी कुछ विशेष अध्ययन किया है, कुछ शोध है? हाँ, और तुलसी रामायण पर एक पुस्तक मैंने लिखी कई साल पहले, तुलसी रामायण के व्यास परंपरा और रामलीला परंपरा के सब्जेक्ट पर। फिर उसके बाद हनुमान जी पर, जो सन 2007 में प्रकाशित हुई पुस्तक। कनाडा में हिंदी राइटर्स गिल्ड की फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क पधारी हैं। क्या अपेक्षाएं लेकर आप इस तरह के सम्मेलन में जब आती हैं तो आपका मन में होती हैं? 3-4 चीज़ें हैं। पहली अपेक्षा तो ये रहती है कि मैं उन सारे हिंदी प्रेमियों और हिंदी के शिक्षकों से मिलूं और जानूं कि वो लोग अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने देश में क्या काम कर रहे हैं। तो मॉरिशस के लोगों से मुलाकात हुई और अमेरिका के अन्य प्रांतों के लोगों से मुलाकात हुई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग किस तरीके से हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरीके के विचार विमर्श से अगर कोई बात निकलती है जिसका लाभ मैं उठा सकती हूँ और उस चीज़ को लेकर के मैं वापस अपने टोरंटो शहर और हिंदी राइटर्स गिल्ड में लेके जा सकती हूँ, तो वो मेरे लिए एक अपेक्षा है मेरी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा ये एक व्रत बन रहा है
जहाँ पे कि हिंदी प्रेमी, हिंदी शिक्षक, हिंदी का प्रसार प्रचार करने वाले लोग जुड़ रहे हैं, तो ये व्रत बड़ा हो और ये व्रत कुछ ऐसा ठोस कदम सामने लाए, कुछ कर सके कि जो प्रवासी हिंदी का जो ठप्पा लगा हुआ है वो प्रवासी ना रह सके, एक सेंट्रलाइज चीज़ बन सके, केंद्रीकृत चीज़ बन सके, जहाँ से कि हिंदी के बारे में समाचार, सूचनाएं भारत तक भी पहुँचे। तो ये एक ऐसा व्रत बन सके, तो ये एक दूसरी अपेक्षा है। तीसरी बात ये कि प्रशासन जिस तरीके से मदद कर रहा है यहाँ पर, काउंसलेट, हमारा काउंसलेट भी उस तरीके से मदद करे और सरकारी संस्थाएं इस तरीके से जुड़ें और हम लोग हिंदी को लेकर के आगे बढ़ें। डॉक्टर शैलजा जी, ये हिंदी राइटर्स गिल्ड जो आपकी टोरंटो में है वो क्या करती रही है और आगे की कोई विशेष योजना? जी, हिंदी राइटर्स गिल्ड की स्थापना 2008 में करी थी। उससे पहले हिंदी साहित्य सभा, हिंदी परिषद आदि संस्थाएं वहाँ पर काम कर रही थी और धीरे धीरे कवियों में इतनी परिपक्वता आने लग गई थी कि वो लोग अपनी रचनाओं को प्रकाशित रूप में देखना चाहते थे। हिंदी राइटर्स गिल्ड के दो मुख्य उद्देश्य हैं और तीसरा एक अनुदित साहित्य का, लेकिन पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि लेखकों को एक ऐसा मंच दे जहां पर कविता, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जा सके और लोग कविता के अलावा भी कुछ और लिख सके। तो हमारे साथ उपन्यासकार, कहानीकार जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे हम नई विधाओं, हाइकू, ताका, चौका, इन सबको भी लेकर आ रहे हैं। तो पहली तो ये बात थी कि बातचीत हो सके, केवल कविता सुने और घर चले जाए, ऐसा ना हो। दूसरी बात ये थी कि जो परिपक्व लेखक हैं, जो कविता की किताब या कहानी की किताब छपाना चाहते हैं और जो भारत के जो प्रकाशकों को नहीं जानते, उन्हें कहीं परेशान होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पूरी संपादकीय सुविधाओं के साथ उनकी पुस्तक एक अच्छी स्थान से निकल सके, जो उनकी अपनी संस्था है। तो मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि अभी तक हमारी 9 पुस्तकें निकल चुकी हैं हमारे कवियों की, और कल मेरी पहली पुस्तक आ रही है और कल उसका विमोचन हो रहा है, 10वीं पुस्तक, तो वो भी हिंदी राइटर्स। मैं इस मौके पर आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपकी पुस्तक का नाम बताएं और यदि आप कविता लिखती हैं तो कोई एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। जी, कविता की किताब का नाम है क्या तुमको भी ऐसा लगा। तो मैंने जीवन को जिस तरीके से देखा, मैं वही अपने पाठकों और दर्शकों से पूछती हूँ कि क्या तुमको भी ऐसा लगा। और बहुत छोटी पंक्ति, मतलब कविता है कि औरत चाहे किसी भी ज़मीन की हो, चाहे किसी भी हवा में पली बड़ी हो, पर दुनिया का समाज शास्त्र कहता है कि औरत का कद आदमी के कद से हमेशा छोटा रहता है। औरत का कद आदमी के कद से हमेशा छोटा रहता है। इसे रियलाइजेशन की कविता कहा जाए या शिकायत की कविता? ये एक सच्ची की कविता है, जो सच्चाई हमें दिखाई देती है, क्योंकि चाहे हम कोई सा भी समाज लें, हम भारतीय समाज की बात करते हैं, पर क्योंकि हम लोग विदेशों में रह चुके हैं, रहते हैं, तो हम जानते हैं कि हर जगह वही स्थिति है कि लिंग भेद के कारण जो समाज में स्थिति होती है। मेरे साथ हैं विश्व हिंदी सचिवालय से पधारे गंगाधर सिंह सुखलाल गुलशन जी, जो उप महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय के। तो गुलशन जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस और भारत सरकार की एक द्विपक्षीय संस्था है। इस संस्था का जो विचार बिंदु है, जो विचार बीज है, वो बहुत पुराना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जब 1975 में नागपुर में हुआ था, तो वहाँ पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सर सीताराम राम गुलाम गए थे और भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उपस्थिति में उन्होंने ये विचार रखा था कि अगर हम चाहते हैं कि हिंदी एक वैश्विक भाषा बने, तो वैश्विक हिंदी के कार्यों का समन्वयन करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, और उन्होंने उसको एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्था की स्थापना का विचार वहाँ पे रखा था। ये विचार वहाँ से लेकर अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों से होते होते, और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस विचार का अनुमोदन भी किया था, तो ये विचार वहाँ से चलते चलते आया और अंततः भारत सरकार और मॉरिशस सरकार ने मिलकर यह तय किया कि मॉरिशस जो देश है वो भारत से बाहर, और हिंदी की वैश्विकता, हिंदी की अंतर्राष्ट्रीयता का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए मॉरिशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की जाए, और 2008 में दोनों सरकारों के बीच काफ़ी लंबी विचार आदि के बाद 2008 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। तो ये विश्व हिंदी सचिवालय
भारत में नहीं मॉरिशस में है, ये अपने आप में कई लोगों के लिए थोड़ी रोचक बात है। और ये विश्व हिंदी सचिवालय हिंदी प्रेमियों के लिए, चाहे पाठक हैं या लेखक हैं हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या ऐसा कुछ करता है जिसमें उनकी रुचि हो, उनको अच्छा लगे? देखिए, पहले तो विश्व हिंदी सचिवालय का मॉरिशस में होना अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम विश्व हिंदी सचिवालय की बात कर रहे हैं। हिंदी की जड़ें भारत में हैं। हिंदी का, जैसे कहते हैं, हिंदी की मुख्य ऊर्जा, उसका क्रोड़ भारत है। लेकिन वैश्विक हिंदी किसी एक देश की किन्हीं भी सीमाओं में बनकर नहीं रह सकती है। और अगर हम विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम हिंदी का एक वैश्विक चेहरा देखें, जो कि भारत नहीं और खास करके भारत के किसी प्रांत की भी भाषा नहीं है। वो पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी बोल रहा हो तो उसकी भाषा है अपनी। इसलिए विश्व हिंदी सचिवालय का मॉरिशस में होना बहुत महत्वपूर्ण भी है। मॉरिशस विश्व भर का मित्र देश है। मॉरिशस की अच्छी पहचान है विश्व भर में, और मॉरिशस हिंदी के लिए समर्पित देश है। तो ये पहला मौका है कि युवा हिंदी संस्थान, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और एजुकेशन सोसाइटी, अखिल विश्व हिंदी समिति और भारत का प्रधान कौंसलावास, हम सब ने मिलकर के ये कार्यक्रम, ये सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हम इस बात को एक मार्ग के रूप में, एक रास्ता बना सकें कि भविष्य में हमें क्या करना है। इसके लिए हम सबको, माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी, पूरे समाज को जिसका हिंदी से कोई संबंध है, मिलजुल कर कार्य करना है और हिंदी को आगे बढ़ाना है। न्यूयॉर्क के इंडियन कॉन्सुलेट में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की शुरुआत का दिन धमाकेदार रहा एक नाटक के प्रदर्शन द्वारा। नाटक शरद जोशी जी का लिखा, बहुत बरसों से मंच पर खेला जाने वाला अंधों का हाथी। और भारत से दूर इस नाटक का मंचन इस तरह एमेच्योर आर्टिस्ट करें, वो अपने आप में एक अनूठी बात है। और उसका श्रेय मुख्य रूप से जो मेरे पास खड़े हैं, निर्देशक अमीय मेहता मेरा नाम है, अमीय मेहता जी, और इनसे भी ज्यादा श्रेय उनको जाता है जिन्होंने इनके रिहर्सल्स को और इतना समय नाटक तैयारी में करने के लिए उन्होंने समय अपनी तरफ से दिया। तो आपका शुभ नाम? अनु मेहता, मैं अमी मेहता की पत्नी हूँ। तो इसीलिए मैं आपको श्रेय दे रहा था। और सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि ये जो नाटक करना होता है, ये अपने आप में बहुत चीज़ों की मांग करता है। तो इनके रिहर्सल्स के दौरान आपको कैसा लगा? जी, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सहयोग करना पड़ता है, बहुत सारी हम लोगों को चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जब नाटक शुरू हुआ था तब से लेके 2-3 महीने पूरी सब कलाकारों ने और हम लोग ने, सब परिवार वालों ने बहुत मेहनत की इसमें, अपना बहुत पूरा जितना भी हो सकता है सब पूरा सहयोग देने के प्रयास किया है। तो आपका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपका प्रयास रंग लाया है। और मैं बात आपसे भी शुरू कर लूँ। आपका शुभ नाम? दीपक गुप्ता। दीपक जी, आप अंधों के हाथी में एक अंधे का रोल कर रहे थे। आपका प्रिय संवाद कोई एक हमारे दर्शकों तक पहुंचा है? सबसे प्रिय संवाद तो ये है कि हमने विचार विमर्श किया और निर्णय जनता पर छोड़ दिया। यानी कि हम काम करने के लिए रखे गए, हम कुछ करेंगे नहीं, वो काम भी जनता से ही कराएंगे। ये जो कि हम निर्णय करने के लिए हमें चुना गया है, हम निर्णय नहीं करेंगे, वो काम भी जनता से कराएंगे, ये विडंबना। तो ये जो विडंबना है, इसको दूर करते हुए निर्देशक की तरफ आने से पहले मैं एक और कलाकार की तरफ बढ़ रहा हूँ। और आपको शुभ नाम? हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, आपने इसमें काफी गानों का भी समावेश था और मुख्य स्वर आपका सुनाई दे रहा था कई बार। आपको ये गीत की पंक्ति हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और कैसा आपको लगा ये भी बताएं। जी, ये गानों से बहुत ही अच्छी रंगत आई और ये सौभाग्य था कि इसमें हम लोग सब लोग मिलके गा पाए। तो इसमें जो गाना है मैं कहूँगा, आजू की बाजू बाजू की आजू, सूंड है कि दुम तेरी, दुम है कि सूंड तेरी। तो तुम या सूंड क्या है पता नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस जगह से अंधे उसको पकड़े हुए हैं वैसा उनको लग रहा है। आपका शुभ नाम? ईशा। ईशा, आप इसमें सूत्रधार की भूमिका कर रही थी और न्यू जर्सी में रहते हुए हिंदी नाटक करना अपने आप में एक अनूठी सी बात है। कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस था। तो आप यहीं बड़ी हुई हैं या भारत से आई हैं? यहीं बड़ी हुई हूँ। तो आपकी हिंदी उस दृष्टि से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। थैंक यू। वो मैं यहाँ पर पहले तो मेरी नानी ने सिखाया था और यहाँ पर एक स्कूल भी है, वहाँ से मैंने सीखा है। तो अभी उससे ग्रेजुएट हो गई हूँ, तो उससे सीखा हुआ है। चलिए, बहुत बधाई आपको। और अब मुख्य जो केंद्र में इस नाटक के हैं, आपने कैसे चुना? ये बहुत
चुनौती वाला काम न केवल निर्देशक के लिए बल्कि हर अभिनय करने वाले अभिनेता के लिए है। कोऑर्डिनेट करना भी एक चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल बढ़िया अच्छी बहुत ही अच्छे बात को पकड़ा है। एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज इस नाटक में मेरा यह था अपने आप को कन्विंस करना, और चूंकि मैं तो पूरी तरह कन्विंस था, लेकिन मेरे से जुड़े चाहे वो कलाकार हों, घर वाले हों, और एक एक व्यक्ति को कन्विंस करना कि ये नाटक अच्छा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़ने वाली बात थी, क्योंकि ये नाटक आपने चूंकि देखा ही होगा, थोड़ा संकेतात्मक है, थोड़ा प्रयोगात्मक है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, और उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके की आज हमें यहाँ ऑडियंस मिली और जिस तरीके से उनने उसको रिसीव किया, वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा को बढ़ा देने वाला मामला है। जब आपने ये नाटक चुना तो आपको क्या लगा कि मुझे संदेश पहुंचाना है या मनोरंजन करना है? जी, हम लोग जब भी अगर नाटक करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मनोरंजन तो होना ही चाहिए दर्शकों का। अगर मनोरंजन नहीं होगा तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, ना उस नाटक में ना आगे आने वाले नाटकों में। लेकिन इस नाटक में विशेष तौर पर, जैसे हमने पहले भी नाटक किए, पिछले 2 सालों से हम लोग कर रहे हैं न्यू जर्सी में, और हमने कॉमेडी किया है और सटायर किए, सब किए, लेकिन इसमें ये था बहुत ही विशेष नाटक इस सेंस में है कि ये व्यंग भी है और एट द सेम टाइम सटायर और संदेश भी देता है। आप इस नाटक में अंधी की भूमिका कर रही थी। अपना नाम बताएं और कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा नाम पूजा शौरी है और ये अनुभव बहुत ही अनूठा है। एक तो अपनी भाषा में अपने विचार प्रकट करना और इतने बड़े लेखक का नाटक करना अपने आप में, 1-2 नाटक का अनुभव है मुझे, पर ये मेरा यूएस में पहला हिंदी नाटक है। इसमें आपने बहुत अच्छे भाषण भी दिए थे। अगर चलते चलते आप भाषण वाला वो जो अंश है हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। कौन सा वाला? कोई भी एक भाषण सुनाए आप। अब हमारे बीच सूत्रधार जी नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत ही शोक और संताप का दिन है जब हमने राष्ट्र का इतना बड़ा नेता खो दिया। तो राष्ट्र के नेता भी खो जाते हैं, हाथी न होते हुए भी होता है और होते हुए भी नहीं होता है। तो इस तरह की विसंगतियों से व्यंग्य और हास्य उत्पन्न करने वाले अंधों का हाथी नाटक का सफल मंचन करने वाली टीम के कुछ सदस्य और निर्देशक हमारे साथ हैं। इन सभी को एक बार फिर मैं बधाई देते हुए आप सबकी तालियां इन तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।